हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास 2 पार्टीशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में। और इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारत के अंदर आज का मेन टॉपिक हमारा होगा कि इंडिया के अंदर सर कैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ। यानी टॉपिक का नाम है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उम्मीद है कि इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी और उसमें हमने इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी थी कि किस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी, वो परमानेंट सेटलमेंट है बंगाल हो, रियायतवारी सिस्टम हो या महालमारी सिस्टम हो। अब उन सारी चीजों के फेलियर के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि हम पैसा कैसे कमा सकते। अब इसका एक सिंपल तरीका है कि आप भारत की एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दीजिए। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर होता क्या है, पहले आप जरा ये समझ लीजिएगा। सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए, ये एक शिफ्ट होता है जब हम पूरी तरीके से शिफ्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर को कहां से कहां की ओर, फ्रॉम अ वेरी बेसिक सब्सटेंसिव फार्मिंग से। जब भारत के अंदर पहले जो फार्मिंग की जाती थी, आप ये कह सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए क्रॉप जो पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज होता था उसको आप बदलेंगे। अब पर्सनल कंजप्शन मतलब जो इनिशियल स्टेज में एग्रीगेरियन सोसाइटी होती थी वो अपने पर्सनल चीजों के लिए जो उसको बदल देंगे। अब हम ये वाली जो सब्सटेंसिव फार्मिंग है इसको बदल के अब हम कैश क्रॉप में जाएंगे। उसको कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब आपका सवाल होगा सर कैश क्रॉप में क्या होगा। तो जब आप कैश क्रॉप में आएंगे तो यहां पे पहले आप उगाएंगे कॉटन, यानी भारतीय लोगों को बोला जाएगा कि आपको कॉटन ही उगाना है। फिर ये बोलेंगे आपको कि खाली इंडिगो ही चाहिए और इंडिगो की क्योंकि डिमांड थी। फिर आप देखिए ये कहेंगे कि आपको ओपियम उगाना है। फिर हमें ये कहेंगे कि आपको ज्यूट उगाना है और साथ में ही आपको टी। अब ये सारे जो आप ये नाम देख रहे हैं ये सारे के सारे कमर्शियल है। क्यों? क्योंकि इनकी उस समय यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब ये यूरोप की डिमांड को फुलफिल कर रहा है। वहीं पे अगर आपकी पर्सनल कंजप्शन जो कि सब्सटेंसिव फार्मिंग थी इसको डिक्लाइन कर दिया गया। अब ये जैसे ही डिक्लाइन होगा तो मान लीजिए कि जो भारत की अपनी एग्रीकल्चर या एग्रीगेरियन सोसाइटी थी वो डिक्लाइन हो गई। अब भारतीय पूरी तरीके से अंग्रेजी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब ये मानिए कि ये भी एक तरह का इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन था जब हमें अपने तरीके से एग्रीकल्चर करने का कोई मौका नहीं हुआ। अब इसकी अगर मैं क्लासिफिकेशन भी कर लूं, यानी कि अगर आपकी मुख्य फीचर्स भी अगर देख लीजिए कि आखिर सर ये क्या चल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला कि बिल्कुल इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अब भारतीयों को कह दिया गया आप अब कैश क्रॉप उगाइए। इनिशियल स्टेज के अंदर भारतीय लोगों को इससे फायदा हुआ और उन्होंने कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिए, और ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज की डिमांड को फुलफिल कर पाए। अब इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डिमांड थी और इसमें उनको चाहिए सिर्फ कॉटन, तो मजबूर करते थे कि कॉटन उगाओ, फिर आपका इंडिगो हो गया या ज्यूट वगैरह हो गया, ये ही उगाना पड़ेगा। दूसरा आपको देखिए कि ये वाली जो फार्मिंग की जाती थी या ये एग्रीकल्चर जो था ये मार्केट ड्रिवन था। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपनी इंडियन लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जा रहा था, नहीं, तो ये मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाता था। अब एग्रीकल्चर बिकेम डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्स। तो आपका एग्रीकल्चर जो है वो मार्केट फोर्स के ऊपर, यानी वही चीज जो मार्केट में चलती है। और लोकल कंजप्शन खत्म कर दी गई, यानी इसमें लोकल मतलब जो मेरी डिमांड है, लोकल डिमांड्स जो है वो खत्म हो गई। अब लोकल डिमांड्स में लोगों को चावल चाहिए वो खत्म हो जाएंगे, मार्केट फोर्स हो जाएगी जो उनको चाहिए। ये बहुत डेंजरस होता है। फिर उसके अलावा भी अब आपके रूल ऑफ मिडलमैन बढ़ जाएंगे। अब मिडलमैन में आप सब जानते हैं सबसे बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो आएंगे, वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर कुछ बचे बुचे मनी लैंडर्स आएंगे, वो इनको तंग करते थे कि भाई हमारे लिए होगा। फिर यूरोपियन प्लांटर्स जो बहुत ही बड़े हार्श हुआ करते थे वो आ जाएंगे। अब उन्होंने पूरी तरीके से भारत की जो एग्रीकल्चर है ना उसको कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल करने से क्या होगा कि अब ये सारा ट्रेड मार्केटिंग सेंटर बन गया। पीजेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए किया जा रहा है कि उनकी जो डिमांड है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगी, यानी जो माल बाहर भेजना है बस उसी को पूरा करिए। और जो ब्रिटिश पॉलिसी को फेवर कर रहे हैं
क्रॉप वही एक्सपोर्ट किए जाएंगे यूरोप के अंदर। साथ में ही फूड क्रॉप को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया। अब भारत की जो चपाती दाल वगैरह थी वो सारा खत्म हो गया, और इससे क्या आएगा आप सब जानते हैं, इससे भारत के अंदर बड़े बड़े फेमिन्स आएंगे। और ये फेमाइन्स जो हैं आप सब जानते होंगे, बंगाल का एक बहुत बड़ा रीजन आपको देखने को मिला। तो ये हो गया आपका कि कैसे इस कमर्शियलाइजेशन से सब्सटेंसिव फार्मिंग को खत्म किया गया और भारत को एक गरीब देश की ओर धकेल दिया गया। अब इसके फैक्टर्स में आपको पीछे बता चुका हूं क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा द फैक्टर बिहाइंड दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज परमानेंट सेटलमेंट। वेरी सिंपल, कि वही जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था उसने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट। फिर आपका एक और जो रीजन बना वो था रियोतवारी सिस्टम, जो हम इससे पहले खत्म कर चुके हैं, रियोतवारी सिस्टम। फिर उसके बाद एक तीसरा सिस्टम था, वो था आपका महालवारी सिस्टम। वो एक रीजन बना जिसने इन सारी चीजों को खत्म किया। तो ये सारे सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन में जाना पड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि दीज वर द फैक्टर हु कंट्रीब्यूटेड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दूसरा द डिमांड, ये तो पहला रीजन हो गया। तो जो दूसरा रीजन आपको देखना है दैट वाज डिमांड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सर भारतीय लोगों से वो अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। कॉटन चाहिए था, सो टू फ्यूल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई विल से लाइक इनको अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ग्रोथ करवाने के पीछे एक रीजन था जो हमसे इस तरीके से जबरदस्ती। फिर तीसरी चीज अगर याद होगा आपको तो डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे क्यों ये सब कुछ किया गया, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो चुका है और कम्युनिकेशन बेटर हो चुका है। आपका रेलवे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, तो अब माल लूटना एक बड़ा इजी हो गया था। तो एक वो रीजन डाल सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड बहुत बढ़ रहा था, ग्लोबल मार्केट जो है वो एक्सपैंड कर रही थी, तो वो एक रीजन है कि इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा था। बट याद रखिएगा कि भारत के लिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट डाले। अब जब हम नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं तो पहले हमें ये पता चलता है कि देखिए सर, इससे जो सबसे पहला इंपैक्ट भारतीय लोगों को पड़ा वो था कि डिक्लाइन ऑफ इन फूड प्रोडक्शन। अब फूड ही नहीं रहा तो आप देखिए इससे आपके क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। आप सब जानते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, और शॉर्टेज ऑफ फूड होगा तो फिर बंगाल के फैमाइन आएंगे, और फिर आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग इसकी वजह से काफी सारे लोग मर गए। सर दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। सर पूछने वाला ही कोई नहीं है, और खासकर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो फार्मर्स और पीजेंट्स का हो रहा है। वो किसी को बोल ही नहीं पा रहे हैं और उनको बंधा हुआ मजदूर बना दिया गया। सर एक और जो चीज प्रॉब्लम कर रही है वो सोइल डिग्रेडेशन हो रही है। ऐसे इस तरीके से ये जमीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोइल की फर्टिलिटी ही खत्म हो रही है। सर इसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इनइक्वालिटी आ गई। कुछ लोगों को पैसा तो मिल गया लेकिन ज्यादातर लोग गरीब हो गए। सर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हुआ करती थी भारत के अंदर वो खत्म हो गई, और ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती थी प्रैक्टिसेस उसको फिनिश कर दिया गया। तो ये एक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की तरफ थी, और ये डायरेक्टली शो करता है कि इतना हार्श सिस्टम हमने कहीं और देखा ही नहीं जो इन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से भारत के अंदर किया, और इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भारत को देखने को मिले, और हमारे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ये सारे इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन। फिर आपको याद है एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी गई। इंडिया का कल्टीवेशन बंगाल और बिहार में डिक्लाइन होने लगा। ओपीएम की कल्टीवेशन बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा होने लगी। डेक्कन के अंदर इन्होंने कॉटन उगाने का काम शुरू कर दिया। सो ऑल दीज विल शोज हाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन, और किस तरीके से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया गया ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ Indian agriculture. So hopefully you have enjoyed. In the next class we'll see कि किस तरीके की ब्रिटिश की आगे पॉलिसीज रही और भारत को इसका बहुत ज्यादा नुकसान देना. Hopefully you are enjoying these sessions. Thank you so much. See you in the next class. Till then, bye bye.